अब आगे बढ़ते हैं, आगे का एजेंडा की शुरुआत करें और सबसे पहले बात गठबंधन में बड़ी गांठ है। देखिए, महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर राहुल गांधी की नाराजगी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी नाराज हो गए और मजबूत सीटें गठबंधन के सहयोगियों के पाले में चले जाने से राहुल गांधी ने नाराजगी जाहिर की है, सूत्र ये बता रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ओबीसी की छोटी जातियों को महत्व नहीं दिए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की है। तो सीईसी की बैठक बीच में ही छोड़ के निकल गए राहुल गांधी। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी सामने आई। देखिए, महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा जिस पर लगातार चर्चा मंथन का दौर चल रहा है, राहुल गांधी की नाराजगी इसी बीच सामने आई है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी नाराज हो गए और मजबूत सीटें गठबंधन के सहयोगियों को देने से वो नाराज है। और इसी पर और जानकारी हासिल करते हैं, मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से जैनेंद्र कुमार मेरे साथ हैं और मुंबई से मृत्युंजय सिंह मेरे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, कहा यह जा रहा है कि जो महत्वपूर्ण सीटें हैं वो अपने सहयोगियों को दिए जाने से राहुल गांधी नाराज हैं और इसी वजह से जो कल बैठक भी हुई उससे भी वो नाराज होकर बीच में ही छोड़कर चले गए बैठक को। क्या अंदर की खबर है? नहीं, देखिए, बैठक बीच में छोड़कर राहुल गांधी चले गए इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के निकलने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के जो नेता हैं वो कुछ और देर तक बैठे रहे, ये अलग बात है। और ये होता है कि जब केंद्रीय चुनाव समिति किसी राज्य को लेकर होती है तो बैठक खत्म हो जाने के बाद भी जिस राज्य की बैठक होती है वो उसके नेता बैठे रहते हैं बाकी औपचारिकताओं के लिए, कागजी कार्रवाई के लिए, जो लिस्ट निकलने से पहले जरूरी होती है उसके लिए बैठे रहे थे। लेकिन हाँ, राहुल गांधी ने बैठक के अंदर अपनी नाराजगी जाहिर की और खास तौर पे दो बिंदुओं को लेकर के उन्होंने महाराष्ट्र के नेताओं को निशाने पर लिया। पहली बात ये थी कि उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की मजबूत सीटें थी, खास तौर पर मुंबई और विदर्भ के इलाके में जहां पर पेंच फंसा हुआ है, वहां पर कांग्रेस ने सहयोगी दलों को यानी शिवसेना और एनसीपी को अपनी मजबूत सीटें दे दी। इस बात से नाराज थे राहुल गांधी। और इसके अलावा जो सोशल इंजीनियरिंग का अभाव उन्हें दिखा कांग्रेस के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में पहली लिस्ट में और जो दूसरी लिस्ट की तैयारी हो रही है उसको लेकर के भी राहुल ने कहा कि ओबीसी समाज की वो जातियां जो छोटी हैं लेकिन राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण है और जिनका प्रतिनिधित्व नजर नहीं आ रहा है, उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन, उन्हें भी प्रतिनिधित्व दिया जाए टिकट बंटवारे में, ये राहुल गांधी ने कहा। और इसके पीछे एक आधार ये है कि जो पहली लिस्ट आई कांग्रेस की 48 सीटों की, उसमें रिजर्व्ड और मुस्लिम उम्मीदवारों और जनरल उम्मीदवारों को छोड़ दें तो करीब 30 ऐसी सीटें हैं जहां पर एक ही समुदाय के लोगों को टिकट है, वो मराठा कुनबी समुदाय है। हालांकि कुनबी ओबीसी समाज में आता है लेकिन ओबीसी समाज का ये सबसे प्रभावशाली समाज माना जाता है। तो ओबीसी की जो वो जातियां जो छोटी हैं और जिनका राजनीतिक दबदबा नहीं है, उनको टिकट देने में कहीं ना कहीं कोई कमी हुई है, ये पहली लिस्ट में छलका है। और यही बात राहुल गांधी ने पॉइंट आउट किया, इसी बात को की तरफ इशारा किया और कहा कि सोशल इंजीनियरिंग का और बेहतर ध्यान हमें टिकट बंटवारे में रखना चाहिए। तो देखना ये है कि राहुल की इस जो आई है कांग्रेस पार्टी की, उसमें सोशल इंजीनियरिंग का और बेहतर ख्याल रखा जा सकता था। इस बात का जिक्र भी किया कि राहुल गांधी ने, और खासतौर से मुंबई और विदर्भ की सीटों को लेकर ही नाराजगी उन्होंने जाहिर की भी है। आप रहे मेरे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, महाराष्ट्र चुनाव के लिए उद्धव गुट की दूसरी सूची आ चुकी है और इस दूसरी लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम हैं। अब तक 80 प्रत्याशी उतार चुकी है उद्धव की पार्टी, ये बड़ी खबर। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर लगातार देखिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। ये उद्धव गुट को लेकर बड़ी खबर है कि दूसरी लिस्ट उनकी आ चुकी है और इसमें 15 उम्मीदवारों का नाम है और अब तक ये आप जानिए 80 प्रत्याशी उतार चुकी है शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट। और सीधे मृत्युंजय का रुख करते हैं। मृत्युंजय, ये जो दूसरी लिस्ट आई है 15 उम्मीदवारों की, क्या कुछ बड़ी बातें हैं, कौन कौन से बड़े नाम है, सारी जानकारी साझा कीजिए। बिल्कुल, देखिए, शिवसेना यूबीटी ग्रुप के ये जो दूसरी लिस्ट आई है उसमें 15 नाम शामिल किए गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक नाम एमवीए की तरफ से जाहिर करने में शिवसेना यूबीटी ग्रुप ने ज़्यादा लीड लिया हुआ है। अभी तक ये आंकड़ा 80 पहुंचा हुआ है, जैसा कि खुद एमवीए के बड़े नेता बता चुके हैं कि 85 तीनों ही दलों के 85 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे और अब तक का ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हुआ है। लेकिन इसके अलावा अन्य भी कई जो लिस्ट जारी होंगे जिसमें उसी पर बहस चल रही है कि आखिरकार कौन कितनी सीट पर लड़ेगा। ये जो 80 सीट अब तक हम देख रहे हैं, इसमें मूलतः प्राथमिकता यही थी शिवसेना यूबीटी ग्रुप की कि जो हमारे पहले सिटिंग सीट रही है, भले ही वो चले गए हों एकनाथ शिंदे के पास बगावत के बाद, लेकिन वहाँ पर हमें हमारा उम्मीदवार उतारना है और शिवसेना शिंदे को हराना है।
पहली चीज़। दूसरी, विभाग प्रमुख जो शिवसेना में जो कैडर होता है उसमें विभाग प्रमुख की बड़ा अहम रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। हर विधानसभा क्षेत्र का एक अध्यक्ष होता है। ऐसे नेताओं को शिवसेना यूबीटी ग्रुप ने मौका दिया है। मुंबई में विधानसभा की 36 सीटें हैं, इन 36 में 18 सीट तक शिवसेना यूबीटी ग्रुप ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, उनके चेहरे उतरे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर शिवसेना यूबीटी ग्रुप लड़ना चाहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बड़े चेहरों की, तो सबसे महत्वपूर्ण नाम तो आदित्य ठाकरे का है कि वर्ली से वो पहली लिस्ट में उनका नाम था, वर्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके सामने मिलिंद देवरा होंगे। इसके अलावा उस सीट पर भी उम्मीदवार उतारे गए हैं जहां पर बड़ा संशय बना हुआ था। एक उदाहरण के तौर पर माहिम का जिक्र करना चाहूँगा, मुंबई की माहिम सीट जहां से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे मैदान में उतरे हैं। आपको याद होगा जब आदित्य ठाकरे पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे तो राज ठाकरे ने कहा था कि ये उनका भतीजा है और परिवार के सामने उम्मीदवार नहीं देंगे, लेकिन ऐसा उद्धव ठाकरे ने नहीं किया। जब अमित ठाकरे अब मैदान में उतरे हुए हैं तो वहां पर शिवसेना यूबीटी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। कुल मिलाकर अधिकतर वही सीटें हैं जहां पर तो सभी पहले की अपनी तैयारी है और तैयारी के हिसाब से बगावत प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी लगातार किया जा रहा है। आप दोनों ही रहे मेरे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर देखिए, महाविकास अघाड़ी की टेंशन बढ़ाने वाली खबर सामने आई है महाराष्ट्र से। यहाँ देखिए, अघाड़ी की टेंशन इसलिए बढ़ेगी क्योंकि समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी को चेतावनी दी है। सीधे सीधे उन्होंने कहा कि 5 सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और कहा कि जल्द बात अगर नहीं बनी इन 5 सीटों को लेकर तो 25 उम्मीदवार तैयार हैं जो चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। तो देखिए, समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र में अल्टीमेटम दे दिया कि हमने 5 उम्मीदवार घोषित किया है। मैं इतना देर इंतजार नहीं कर सकता जितना ये लोग कर रहे हैं। 2 दिन सिर्फ बाकी है फॉर्म भरने को, लास्ट डेट है और अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं। यदि आप मुझे जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 उम्मीदवार मेरे पास तैयार हैं, मैं लड़ाऊं, क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है। देखिए, एक और महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ कि दूसरी ओर महायुति में भी यही तस्वीर है। सूत्रों के मुताबिक जिन 11 सीटों को लेकर विवाद है उसको सुलझाने की कोशिश लगातार जारी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि विवाद वाली 11 सीटों पर सोमवार तक उम्मीदवार तय कर दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर महायुति को लेकर है। महायुति में भी सीट बंटवारे पर सस्पेंस, 11 सीटों पर पेच सुलझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। खबर ये अब सामने आ रही है कि सोमवार को तय हो सकते हैं इन 11 सीटों पर उम्मीदवार। बीजेपी 155, शिंदे गुट 78 और अजित पवार गुट 55 सीट संभव। ये पूरा जो आखिरी सीटों का बंटवारा होगा वो इस तरीके से होगा कहा जा रहा है। देखिए, दिल्ली से नीरज पांडे मेरे साथ बने हुए और मुंबई से मृत्युंजय सिंह भी लगातार मेरे साथ बने हुए, लेकिन मृत्युंजय का सबसे पहले रुख करेंगे, उसके बाद नीरज आपके पास आ रही हूं। मृत्युंजय, अब ये महायुति को लेकर जो 11 सीटों का पेच फंसा हुआ है उसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, महायुति में लगभग सीटों की सहमति बन गई है, लेकिन यहाँ पर विषय है कि एक ही सीट पर जब शिवसेना के भी दावेदारी हो और बीजेपी की भी, इस प्रकार से 11 सीटें हैं। जैसे मुंबई की 3 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर इस प्रकार के चर्चा चल रही है। एक कलीना की सीट है, एक वर्सोवा की सीट है, एक अंधेरी ईस्ट की सीट है, मुंबई के बाहर मीरा भाईंदर की भी सीट है। अब यहाँ पर हल इस प्रकार से निकाला जा रहा है कि जैसे अंधेरी ईस्ट की सीट है, वहाँ से इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी स्वीकृति शर्मा है, वो शिवसेना ज्वाइन किया था उन्होंने और वो वहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हैं। लेकिन बीजेपी के वहाँ मुरजी पटेल हैं जो कि वहाँ के क्षेत्रीय बड़े नेता हैं, उनकी दावेदारी है कि वहाँ से चुनाव लड़े। अब इसका हल ये निकाला जाएगा कि मुरजी पटेल शिवसेना के टिकट पर लड़ेंगे, यानी उम्मीदवार बीजेपी का, सिंबल शिवसेना शिंदे का। इस प्रकार के हल निकाले जा रहे हैं। वैसे ही कलीना सीट है, कलीना सीट पर शिवसेना ने दावेदारी की थी, लेकिन वहाँ पर बीजेपी का उम्मीदवार होगा। ज़्यादातर संभावना है कि अमरजीत सिंह वहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए, एक उत्तर भारतीय चेहरा है और अब तक उत्तर भारतीयों को बीजेपी ने मौका नहीं दिया है। इसी प्रकार से जो वर्सोवा की सीट है वहां पर भी बीजेपी का उम्मीदवार हो सकता है। इस प्रकार से सीटों को अदला बदली किया जा रहा है या उम्मीदवारों की अदला बदली की जा रही है। आपको बता दें कि संजय निरुपम जो कि शिवसेना के नीरज भी मेरे साथ बने हुए। नीरज, देखिए, ये महागठबंधन में महाविकास अघाड़ी हो या महायुति हो, दोनों में ही बहुत गांठें नजर आ रही हैं। अब महायुति का संभावित फॉर्मूला फाइनल क्या हो सकता है, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, संभावित फार्मूला जो करीब 10 दिन पहले तय हुआ था वो 151 और 151 के साथ 83 और 53, 84 और 53, ये फार्मूला तय हुआ था महायुति के बीच।
लेकिन चूंकि बिल्कुल सही कह रहे हैं मृत्युंजय कि कई ऐसी सीटें हैं, अभी तक 11 से 12 ऐसी सीटें हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है। इससे साफ है कि जब इस तरह की स्थिति होती है तो सीटों की जो अदला बदली होती है उसमें ग्राफ ऊपर नीचे होता ही है। तो जैसा बता रहे हैं खुद मृत्युंजय कि 155 के आसपास भाजपा लड़ सकती है, 78 के आसपास शिवसेना लड़ सकती है। शिवसेना इकलौती ऐसी पार्टी है इस पूरे गठबंधन में जो कहीं भी सीटों का 2-4 सीटों का समझौता करने के लिए तैयार है, और उसके पीछे के तैयार होने के पीछे का तर्क ये है कि ज़्यादा गठबंधन में रहने में ही शिवसेना का फायदा है। और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती कि किसी भी तरह से कोई गठबंधन के बीच में आपस में असमंजस की स्थिति हो या आपस में विवाद पैदा हो। यही कारण है कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको बता दूं, एक बैठक अभी और होने वाली है जिसमें फिर एक बार अमित शाह और तीनों बड़े नेता बैठेंगे, और जो ये सीटों का विवाद है 11 सीटों का, अभी तो केवल ये कहा गया कि आप ग्राउंड पे जाइए और जाकर इसको हल कीजिए। ठीक है, सीटों का जो विवाद है उसका निपटारा जल्द ही कर लिया जाएगा। बैठकों मंथनों का दौर लगातार चल रहा है। शुक्रिया नीरज आपका, और मृत्युंजय आपका भी, ज्ञानेंद्र भी जुड़े हुए थे। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र चुनाव पर महाविकास अघाड़ी से जुड़ी बड़ी खबर है। महाविकास अघाड़ी से आम आदमी पार्टी को एक सीट संभव, ये कहा जा रहा है। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी लड़ सकती है चुनाव, और मालाबार हिल्स सीट से चुनाव लड़ेगी आप। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, महाविकास अघाड़ी से आपको एक सीट संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है, और अगर एक सीट मिलती है तो वो सीट होगी मालाबार हिल की। इसको लेकर लगातार मंथन, और सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी से आम आदमी पार्टी को एक सीट संभव, और महाराष्ट्र चुनाव में उतर सकती है आम आदमी पार्टी। और अब बात करेंगे, देखिए बाबा सिद्दीकी पर प्रहार, पाकिस्तान से आया हथियार। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ कि हत्या के लिए पाकिस्तान से हथियार आए थे, ये बात सामने आ रही है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई का शक है। मुंबई पुलिस ड्रोन से हथियार सप्लाई की अब जांच पड़ताल में जुट चुकी है। हत्या के मामले में पुलिस को अब तक 4 पिस्टल मिली है, और अब तक बाबा सिद्दीकी केस के 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक कल ही पंजाब के लुधियाना से आरोपी को गिरफ्तार किया गया, और टोटल जो आरोपी हैं अभी तक गिरफ्तार हुए उनकी संख्या 15 है। और इस बीच में बड़ी खबर ये, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ा खुलासा। हत्या के लिए हथियार पाकिस्तान से आए थे, ये बात सामने आ रही है, और पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई का शक है मुंबई पुलिस को। और अब कहा यह जा रहा है कि मुंबई की पुलिस ड्रोन से हथियार सप्लाई की जांच पड़ताल में जुटी। हत्या के मामले में पुलिस को अब तक 4 पिस्टल मिली हैं, और अब भी जांच पड़ताल लगातार चल रही है। अब पाकिस्तान से जो हथियार सप्लाई हुए थे, इस बात की जानकारी जो सामने आ रही है उस पर अब जांच आगे बढ़ चुकी है। देखिए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, हथियारों पर नया खुलासा, ये आपको हम बता रहे हैं। ड्रोन से विदेशी हथियारों की सप्लाई हुई, ये कहा जा रहा है, और पाकिस्तान से भारत भेजी जाती है पिस्टल, इस बात का भी जिक्र हुआ है। पुलिस को अब तक 4 पिस्टल मिली है। चौथी पिस्टल ऑस्ट्रेलिया मेड ब्रेटा थी, ये कहा जा रहा है। और मुंबई पुलिस ने कहा यह जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने राजस्थान पुलिस को फोटो भेजी है, और अब जानकारी है कि राजस्थान पुलिस ने तस्वीर देखकर पुष्टि की। ड्रोन सप्लाई में कहा जा रहा है कि शामिल संदिग्धों से पूछताछ होगी। हथियारों के पास 5 अलग अलग पिस्टल थी, इस बात का भी जिक्र हुआ है। अब सभी से पूछताछ होगी, और इस एंगल से भी जांच की जाएगी। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे लगातार पूछताछ। और इसी पर और जानकारियों के साथ नम्रता दुबे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। नम्रता, अब इन हथियारों का जो कनेक्शन पाकिस्तान से सामने आ रहा है, इसको लेकर क्या जानकारी, मुंबई पुलिस क्या कह रही है? देखिए दीपा, पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है, जो कि चौथा पिस्टल है जो ऑस्ट्रेलियन मेड है ब्रेटा। उसकी तस्वीर जब राजस्थान पुलिस को भेजी गई मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से, तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि इस तरह के हथियार जो हैं ड्रोन के जरिए राजस्थान की तरफ जो पाकिस्तान बॉर्डर है वहां से आए हैं, और कई सारे केसेस में सामने आए हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट जो है बाबा सिद्दीकी के मामले में मिला है। और सबसे पहले शुरुआत में पुलिस को लगा कि 3 शूटर हैं तो 3 बंदूक होगी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही पता चला कि शूटर 3 थे, लेकिन पिस्टल जो है वो 5 थी। तो ऐसे में 4 पिस्टल बरामद किए गए। एक पिस्टल अभी तक बरामद नहीं की गई है, क्योंकि जो एक मुख्य शूटर है शिव कुमार,
फरार, वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। तो इस पूरे मामले में 3 मुख्य आरोपी हैं, जिशान अख्तर हो, साथ ही जो शुभम लोनकर है पुणे का वो हो, और साथ ही जो मुख्य आरोपी जिसने मेन शूटिंग की थी जो बताया जा रहा है शिव कुमार, ये तीनों आरोपी फरार हैं। 5 पिस्टल की बात सामने आई, 4 पिस्टल मिले हैं, 1 पिस्टल अभी भी गायब है। तो जो मेन पिस्टल मिली है जो कि ऑस्ट्रेलियन मेड बताई जा रही है ब्रेटा, यानी कि जो फॉरेन मेड पिस्टल है उसकी एंट्री भारत में पाकिस्तान के बॉर्डर से होती है। इस बात की जानकारी मुंबई पुलिस को मिली जब राजस्थान पुलिस को उन्होंने पिस्टल की तस्वीर भेजी और ड्रोन के जरिए ये पूरा इलीगल काम किया जा रहा था और बॉर्डर पे ड्रोन के जरिए इस पिस्टल को छोड़ा जाता था, जिसके बाद ये जो गैंगस्टर्स हैं वो इसको लेकर आगे की जो ऑपरेशंस है उसको अंजाम देते थे। तो ये बड़ा अपडेट जो है वो सामने आया। तो ऐसे में क्या पाकिस्तान के भी कुछ लोग बाबा सिद्दीकी के इस पूरे हत्या में शामिल हैं, ये भी देखना होगा। तो मुंबई पुलिस, मुंबई की जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो तमाम एंगल से जांच कर रही है। फिलहाल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, 3 मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं। कुछ आरोपियों की जो कस्टडी है वो आज खत्म पंजाब होगी। के लुधियाना से एक आरोपी को गिरफ्तार किया, सुरजीत कुमार जिसका नाम बताया गया, उसकी क्या भूमिका, उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, सुजीत कुमार को लेकर ये अपडेट है कि जो फाइनेंशियल हेल्प की गई थी वो इसकी तरफ से की गई थी। साथ ही जो बाबा सिद्दीकी हो, जिशान सिद्दीकी हो, उसका इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, उनके लोकेशन की अपडेट करना, वो तमाम जो डिटेल है वो सुजीत की तरफ से दी गई थी। जिसके बाद कड़ी जब आगे बढ़ी, जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने उसको आखिरकार गिरफ्तार किया है। अब आज जो है मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद पूछताछ के लिए जब पुलिस वक्त लेगी तो आगे पता चल पाएगा कि और क्या कुछ जो इन्वॉल्वमेंट है वो इसका सामने आया है। फिलहाल जो और 9 से 10 आरोपी हैं उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस और कस्टडी की मांग करेगी और नए खुलासे जो हैं वो दीपा देखने मिलेंगे। फिलहाल जो सबसे बड़ा अपडेट आया है वो ये कि पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। जो पिस्टल है वो अवैध तरीके से भारत में लाई गई और उसका इस्तेमाल इस पूरे हत्याकांड में किया गया है। आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ होगी और फिर उसके बाद आने वाले वक्त में और खुलासे भी हो सकते हैं। इसका जिक्र आप भी कर रही हैं। शुक्रिया आपका नम्रता पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर है। लॉरेंस गैंग के शूटर से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। टारगेट किलिंग के लिए जीपीएस का इस्तेमाल किया करते थे। पहले जीपीएस से पीछा करते थे और फिर कहा यह जा रहा है कि वारदात को अंजाम देते थे। कल लॉरेंस गैंग के 7 शूटर्स गिरफ्तार हुए हैं। पंजाब और आसपास के राज्यों से ये गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने ऑपरेशन चलाया और ये गिरफ्तारियां हुई, जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है कि टारगेट किलिंग के लिए देखिए जो आरोपी लॉरेंस गैंग के वो जीपीएस का इस्तेमाल किया करते थे। पहले जीपीएस से वो पीछा करते और उसके बाद फिर वारदात को अंजाम देते। कल ये आप जानते हैं कि लॉरेंस गैंग के 7 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया। पंजाब और आसपास के जो राज्य हैं वहां से गिरफ्तारी हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ऑपरेशन चलाया और उसके तहत ये गिरफ्तारियां हुई। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लॉरेंस गैंग के शूटर्स से जो पूछताछ हुई, जो गिरफ्तार किए गए, उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि टारगेट किलिंग के लिए जीपीएस का इस्तेमाल किया करते थे। उन्होंने बताया कि पहले जीपीएस का से पीछा करते थे और फिर वारदात को अंजाम देते थे। 7 शूटर जिनको गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ और उसके बाद ये खुलासा। देखिए, शिकंजे में लॉरेंस के गुर्गे गिरफ्तारी 7 शूटर्स की हुई है। वारदात, हत्या, फिरौती की ये अंजाम दे चुके हैं। कार्रवाई की है दिल्ली स्पेशल सेल ने, दिल्ली पुलिस की। और क्या क्या मिला के जीपीएस ट्रैकर डिवाइस इनसे हासिल किया गया है। 6 ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई है। 26 जिंदा कारतूस मिले हैं और साथ ही चोरी की गई बाइकें और कार भी इनके पास से जब्त की गई है। तो लॉरेंस के 7 गुर्गे अब दिल्ली पुलिस के शिकंजे में हैं। 7 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ भी लगातार हो रही है। देखिए, 7 शूटर से जीपीएस ट्रैकर डिवाइस मिले हैं। टारगेट किलिंग में जीपीएस का इस्तेमाल ये करते थे। पूछताछ में इस बात को कबूला है, इस बात का जिक्र किया है शूटर्स ने। जीपीएस से टारगेट को ट्रैक करते थे ये उन्होंने कहा और पीछा करके सुनसान इलाके में वारदात को अंजाम देते थे। गंगानगर में पूर्व एमएलए का भांजा टारगेट पर था, इस बात का भी जिक्र किया उन्होंने। रेकी हो चुकी थी और वारदात को अंजाम देना था। आरजू बिश्नोई के लिए काम करते थे शूटर्स। अनमोल के इशारे पर आरजू आदेश देता था, ये बात सामने आ रही है। और देखिए किस तरीके से 7 शूटर्स जिनको गिरफ्तार किया गया। मनोज वर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, अब इस 7 शूटर्स ने जो खुलासा किया है पूछताछ में वो तो चौंकाने वाला है।
जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा खुलासा किया है शूटर्स ने, और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार जो है गैंगस्टर्स के ऊपर काम करती है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक टारगेट किलिंग होने वाली है, जिसमें सुनील पहलवान नाम का एक शख्स है जो कि गंगानगर का रहने वाला है, एक्स एमएलए का भांजा है। इसको टारगेट करके मारना था और इसकी जो रैकी थी वो भी कर ली गई थी। और जो शूटर्स हैं इन्होंने एक नया हथियार अपने जो गैंग में है वो शामिल किया है, वो है जीपीएस। इनको रैकी करने के बाद जीपीएस को उस गाड़ी में लगाना था जिसमें सुनील पहलवान को जाना था। उसके बाद जब सुनील पहलवान किसी अनजान जगह पर या सुनसान जगह पर पहुंचता, वहां पर पहुंचने के बाद ये लोग गोलियां बरसाकर उसका कत्ल कर देते, लेकिन उससे पहले ये दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आरजू बिश्नोई नाम का एक शख्स है जो अभी तक फरार है, जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम कर रही है। वो इनको इंस्ट्रक्शन देता था और उनको इंस्ट्रक्शन जो है लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई है, जिसके ऊपर एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है, अनमोल बिश्नोई, वो इंस्ट्रक्शन इनको दे रहा था। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े सिंडिकेट का जो पर्दाफाश है वो दिल्ली पुलिस ने किया है। और जो ये खुलासा हुआ है कि इनके गैंग में एक नया हथियार शामिल हुआ है वो है जीपीएस ट्रैकर। यह हथियार पहले इस्तेमाल नहीं हुआ था, यह नया हथियार इन्होंने अब शामिल किया है। यानी कि जिसको भी टारगेट किलिंग करनी होती थी उसकी गाड़ी के अंदर ये लोग जीपीएस ट्रैकर लगाते और जब वो शख्स किसी सुनसान जगह पर पहुंच जाता उसके बाद उसकी टारगेट किलिंग करते और वहां से फरार हो जाते। लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार इस गैंगस्टर्स के ऊपर काम कर रही थी और सबसे पहले दिल्ली से एक रितेश नाम के शख्स को 23 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और उसकी निशानदेही पर 6 लोगों को और गिरफ्तार किया गया। फिलहाल दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की टीम है लगातार इनसे पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि इससे पहले कितनी और वारदातों में शामिल रहे हैं और इस वारदात को जो ये अंजाम देने जा रहे हैं। लॉरेंस गैंग के मंसूबे कितने खतरनाक, वो पूछताछ में बात सामने आ रही है। क्या इनकी गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ के आधार पर और जगहों पर छापेमारी होगी दिल्ली पुलिस की, और क्या जल्द ही और भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है? इसके बारे में कोई जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस का जो ऑपरेशन है ये भी खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो काउंटर इंटेलिजेंस की टीम है वो अभी इस ऑपरेशन में लगी हुई है। जो 7 ये शूटर्स गिरफ्तार हुए हैं इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और पुलिस के सूत्रों का साफ तौर पर यही कहना है कि जब इनसे पूछताछ होगी तो इस मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा और लोगों और नाम भी इसमें सामने आ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई एक बहुत बड़ा नाम हो चुका है गैंगस्टर की दुनिया के अंदर और लोग जो है जो गैंगस्टर्स हैं वो लॉरेंस बिश्नोई से काफ़ी इंस्पायर रहते हैं। यही वजह है कि अब दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की टीम है लगातार छापेमारी और जगहों पर भी कर रही है, इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में आने वाले समय में और भी खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। अब इन शूटर्स को निर्देश दे रहा था आरजू बिश्नोई और आरजू बिश्नोई को निर्देश दे रहा था अनमोल बिश्नोई, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। अब तार किस तरीके से जुड़ रहे हैं, लगातार हर पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है दिल्ली पुलिस। बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस अहम जानकारी के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में दुखद हादसा हुआ है। यहाँ पर सरस्वती एनक्लेव के एक घर में आग लगने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। चारों युवक बिहार के रहने वाले थे और किराए पर ये रह रहे थे। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। गुरुग्राम से बड़ी खबर है। सरस्वती एनक्लेव में एक घर के भीतर आग लगने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई और खबर इन चारों को लेकर ये आ रही है कि ये बिहार के रहने वाले थे और किराए के मकान पर यहाँ रह रहे थे। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मोहित कुमार मेरे सहयोगी इसी पर और जानकारियों के साथ लाइव कनेक्ट है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मोहित, कैसे ये हादसा हुआ, कौन ये लोग थे, क्या जानकारी है? और ये जो हादसा है कल रात 12:30 बजे हुआ है और जो 4 युवक थे वो इस सामने जो बिल्डिंग है, जो आप कमरा देख सकते हैं जो पूरे तरीके से झुलस गया है, किसी छज्जे वाले कमरे के अंदर वो चारों सोए हुए थे। लोग हैं जिन युवाओं की मौत हुई है, तभी 22 से लेकर के 27 की उम्र के लगभग के युवा हैं सभी। और इस मकान के अंदर पूरा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट जो है यहाँ पर हुआ था और शॉर्ट सर्किट के बाद जो है कमरे के अंदर आग लगी और आग लगने के बाद 4 लड़के यहाँ पर सोए हुए थे, उनकी जो है दर्दनाक इस पूरे हादसे के अंदर मौत हो गई है। फिलहाल जो दमकल विभाग था वो मौके पर पहुंचा, आग को बुझाने की उसने कोशिश की, मगर जब तक दमकल विभाग यहाँ पहुंचा था तब तक नूर आलम, मुश्ताक, साहिल और अमन नाम के 4 लोगों की जलकर जो है मौत हो गई। हालांकि जो हादसा है बहुत ज्यादा दर्दनाक है, मगर ऐसे में इस इलाके के अंदर जो आबादी है वो काफी ज्यादा हर वक्त रहती है और इसी तरीके से जो रेजिडेंशियल इलाकों के अंदर जो पीजी है इस तरीके के बने हुए हैं और उसी के चलते जो है अचानक जब आग लगी, हालांकि 4 लोगों की मौत इसके अंदर हुई है। काफी दर्दनाक से बताया जा रहा है। दमकल विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है। ये सरस्वती एनक्लेव है जहां पर आग लगी है, 4 युवकों की मौत हुई है और चारों ही बिहार के रहने वाले ये हैं, ये बता रहे हैं मोहित। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। ABP News,
आपको रखे आगे।